इसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है और ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की, जिसमें दोनों नेताओं ने औपचारिक रूप से पहली बार लोकसभा में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और इस हैंडशेक की पूरे देश में चर्चा हो रही है। आज ओम बिरला को ध्वनि मत से लगातार दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर चुना गया और यह परंपरा है कि जब लोकसभा के नए अध्यक्ष को चुना जाता है तो सदन के नेता यानी लीडर ऑफ द हाउस और सदन में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और संसदीय कार्य मंत्री, ये तीनों लोग स्पीकर को उनके आसन तक लेकर जाते हैं। और क्योंकि इस बार भी सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बनाया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने आज पहली बार औपचारिक रूप से पहले एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और फिर ये दोनों ही लोग ओम बिरला को स्पीकर के आसन तक लेकर गए। आप पहले एक बार तस्वीर देखिए और ये तस्वीरें आप पहली बार देख रहे होंगे, देखिए बड़ी स्क्रीन पर। तो ये वो तस्वीरें हैं जो देश ने शायद इस तरह की तस्वीरें पहली बार देखी हैं। यादगार तस्वीरें हैं और बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी ओम बिरला को बधाई देने के लिए आ रहे थे तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें हाथ से इशारा करके सामने बुलाया और उन्हें खुद ये ऑफर किया कि वो ओम बिरला को आकर बधाई दें। और इसके बाद जो परंपरा होती है उसके तहत प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ओम बिरला को उनके आसन तक लेकर गए और इस दौरान कैमरे का जो फ्रेम था उसमें प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी पहली बार एक साथ नजर आ रहे थे, यानी देश ने पहली बार इन दोनों नेताओं को एक साथ एक फ्रेम में आज देखा है। आपके चेयर है, आप संभालें प्लीज। तो ये जो तस्वीरें आज आप देख रहे हैं इनमें आपको इस बार के लोकसभा चुनावों के नतीजे नजर आ रहे होंगे। इन तस्वीरों में भारत की राजनीति में जो नया बदलाव आया है वो नजर आ रहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी का यह पहला औपचारिक हैंडशेक है लोकसभा में, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ था जब वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने इसी लोकसभा में अपने भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी को उनके पास जाकर गले लगा लिया था। लेकिन आज जो हैंडशेक हुआ है वो पहला औपचारिक हैंडशेक है जिसमें एक तरफ सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी हैं। दो तस्वीरें आप एक बार अच्छे से देखिए। ये पुरानी तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए। ये पुराने संसद भवन की तस्वीरें हैं। 2018 में राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया था और प्रधानमंत्री मोदी को कुछ इस तरह गले लगा लिया था। लेकिन यह सब अनौपचारिक रूप से हो रहा था। औपचारिक रूप से आज संसद में इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को उन्हें अपने साथ रखना मजबूरी है। तो क्या यह वाकई मजबूरी है? क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? सच यह है कि वर्ष 2014 में जब सुमित्रा महाजन को लोकसभा का स्पीकर चुना गया था तब भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी
और विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे सुमित्रा महाजन को उनके स्पीकर की कुर्सी तक लेकर गए थे। तस्वीरें जरा देख लीजिए, 2014 की तस्वीरें हैं। इसके बाद वर्ष 2019 में जब ओम बिरला पहली बार स्पीकर बने, तब प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह जिम्मेदारी विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने निभाई थी। और इससे यह पता चलता है कि जब कांग्रेस ने लोकसभा में अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद रखने का भी अधिकार खो दिया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेताओं को उस समय भी पूरा सम्मान दिया था। इसलिए यह पहली बार नहीं हो रहा है और ना ही यह प्रधानमंत्री मोदी ने मजबूरी में कुछ किया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कद अब इतना बढ़ गया है और विपक्ष की मजबूती इतनी बढ़ गई है कि आज प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी को अपने साथ लेकर जाना ही पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है। पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यह परंपरा शुरू से रही है। अब आप यह देखिए कि इस बार लोकसभा की कार्यवाही में क्या नया हुआ है और क्या क्या हुआ है। पहली बात, 10 वर्षों के बाद विपक्ष को अधिकृत रूप से सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद पहली बार मिला है 10 साल के बाद। और इस बार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। और यह पहला मौका है जब राहुल गांधी को देश में कोई संवैधानिक पद की जिम्मेदारी मिली है। यानी यह राहुल गांधी का अपने जीवन में पहला संवैधानिक पद है, पहली संवैधानिक जिम्मेदारी है। अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी के पास लोकसभा के 10% सांसद होने चाहिए, जबकि इस बार कांग्रेस के पास 18% यानी 98 सांसद हैं। 2014 में कांग्रेस के पास 44 और 2019 में 52 सांसद थे, जो 10% यानी 54 सांसदों की संख्या से कम थे। और इसीलिए तब कांग्रेस को अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिला था। दूसरा, 10 वर्षों के बाद लोकसभा में विपक्ष सबसे मजबूत स्थिति में है। और पिछली लोकसभा में जहां विपक्ष के पास 142 सांसद थे, वहीं इस बार उनके पास 234 सांसद हैं। यानी विपक्ष पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा मजबूत है। संख्या बल पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है। इसलिए इस बार जो लोकसभा है वो एक तरफा नहीं होगी। तीसरी बात, दिवंगत नेता बलराम जाखड़ के बाद ओम बिरला भारत के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने बतौर लोकसभा अध्यक्ष अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार स्पीकर की जिम्मेदारी संभाली है। और बड़ी बात यह है कि आज लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के सिर्फ 22 दिनों के अंदर ही स्पीकर के चुनाव के लिए एनडीए और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बीच पहली सीधी टक्कर होने वाली थी। और जब यह टक्कर हुई भी तो विपक्षी दलों ने बिना मैच खेले ही, बिना युद्ध लड़े ही हार मान ली और ध्वनि मत से फैसला होने के कारण वोटों का डिवीजन भी नहीं हुआ। अगर ध्वनि मत की जगह वोटिंग से स्पीकर का चुनाव होता तो उससे पता चल जाता कि एनडीए के पास आज कितने सांसद हैं और विपक्ष कितना मजबूत है। लेकिन शायद विपक्षी दलों ने अपने नंबर्स को छिपाने के लिए वोटों का डिवीजन मांगा नहीं और स्पीकर के चुनाव का फैसला ध्वनि मत से ही हो गया। और विपक्षी दल कितने विभाजित हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए कि टीएमसी का दावा है कि विपक्ष ने वोटों का डिवीजन मांगा था और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी का कहना है कि उन्होंने वोटों का डिवीजन मांगा ही नहीं था। इसके अलावा कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ध्वनि मत में हां से ज्यादा ना बोलने वाले सांसद थे, उनकी आवाज मतलब ज्यादा तेज थी। लेकिन इसके बावजूद स्पीकर का चुनाव ओम बिरला जीत गए और बीजेपी ने इसमें भी विपक्ष के साथ एक खेला कर दिया। लेकिन हकीकत में क्या हुआ था और हां और ना में से किसके स्वर ज्यादा ऊंचे थे, आप खुद आज सुन लीजिए। Shri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. तो अपने चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी कहा करते थे कि मैं इस देश के एक आम नागरिक की तरह आपसे मिलने आया हूं और वो एक देश के आम नागरिक की तरह बात करते थे। लेकिन आज वो नेता प्रतिपक्ष की तरह बात कर रहे थे, आज वो एक बड़े नेता की तरह बात कर रहे थे। लेकिन हम
आज ये कहना चाहेंगे कि नेता विपक्ष रहते हुए भी राहुल गांधी टी शर्ट पहन सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी वो सरल हिंदी में बात कर सकते हैं, सरल हिंदी में अपने भाषण दे सकते हैं। ये दोनों बातें संभव हैं। भारत में 90% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा ना तो लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना समझ सकते हैं, और इसीलिए राहुल गांधी का अंग्रेजी भाषा में आज का भाषण भारत के बहुत सारे लोगों को आज शायद समझ ही नहीं आया होगा। जो उनके वोटर हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को इस बार वोट दिया है, उन्हें भी समझ में नहीं आया होगा। और इस बात को अब इसलिए भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि राहुल गांधी अब भारत के 142 करोड़ लोगों की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं और हमें लगता है कि उन्हें वही भाषा बोलनी चाहिए जो हमारे देश के लोग समझते हैं, और सबसे ज्यादा भाषा जो लोग हमारे समझते हैं वो है हिंदी भाषा। और राहुल गांधी ने भी तो इस बार रायबरेली से सांसद बने रहने का फैसला किया। रायबरेली मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मतलब हिंदी भाषी राज्य, उत्तर प्रदेश का यह भी मतलब है कि जितना हिंदी बेल्ट की जो है वो राजनीति, और हिंदी बेल्ट की अगर राजनीति करनी है तो वो राजनीति हिंदी में ही हो सकती है। राहुल गांधी परिवार के तीसरे ऐसे सदस्य हैं जिन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। सबसे पहले राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वर्ष 1989 से 90 के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला था। उस समय देश में वीपी सिंह की सरकार थी। उसके बाद उनकी पत्नी और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी वर्ष 1999 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में नेता प्रतिपक्ष रही, और अब सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी 53 वर्ष की उम्र में भारत की 18वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक नेता प्रतिपक्ष के क्या कर्तव्य और क्या जिम्मेदारियां होती हैं? लोकसभा की रूल बुक के मुताबिक, वो रूल बुक कहती है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शैडो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका में होता है, जो सरकार के गिरने पर और जरूरत पड़ने पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण पद है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने तो यहां तक कहा था कि नेता प्रतिपक्ष प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है। हालांकि तथ्य कहते हैं कि पिछली 17 लोकसभाओं में जितने भी नेता प्रतिपक्ष रहे, उनमें 3 नेता प्रतिपक्ष ही प्रधानमंत्री बन पाए, जिनमें राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव का नाम शामिल है। और इनमें भी पीवी नरसिम्हा राव और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद अगली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी 4 बार, सुषमा स्वराज 1 बार, बाबू जगजीवन राम 1 बार और शरद पवार भी 1998 से 99 के बीच 1 बार नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन वो कभी भी प्रधानमंत्री बन नहीं पाए। दूसरा, नेता प्रतिपक्ष का कर्तव्य होता है कि वो लोकसभा के सभी सत्रों में हिस्सा लें और सत्ता पक्ष की विवेचना करने के साथ उसका सहयोग करें, ताकि लोकसभा में राजनीति कम और काम ज्यादा हो। और अगर हंगामे के कारण लोकसभा में कामकाज सुचारू रूप से नहीं होता तो इसके लिए सत्ता पक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष भी जिम्मेदार होता है। तीसरा, नेता प्रतिपक्ष होने के कारण अब राहुल गांधी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे, और यह वो कमेटी है जो सरकार के खर्चों की जांच करती है। यानी अब राहुल गांधी सरकार से पूरा हिसाब किताब ले सकते हैं, यह उनका अधिकार है। औपचारिक रूप से वो सरकार से उनका सारा लेखा जोखा और सारा हिसाब किताब ले सकते हैं। चौथा, राहुल गांधी अब उस कमेटी का भी हिस्सा बनेंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। और इस पैनल में उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी और कोई एक कैबिनेट मंत्री भी बैठेंगे। तो ये 3 सदस्यों की कमेटी होती है जो ये सारे बड़े बड़ी नियुक्तियां करती हैं। इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं और तीसरा जो व्यक्ति होता है मेंबर, वो होता है नेता प्रतिपक्ष। और अब राहुल गांधी को आप नरेंद्र मोदी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ एक टेबल पर बैठे हुए देखेंगे और वो ये सारे जो बड़े बड़ी नियुक्तियां होंगी उसमें उनकी राय ली जाएगी और वो उसमें बराबरी के भागीदार होंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव देश की राजनीति में आ रहा है। पांचवां, नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने के लिए विशेष अनुमति या पहले से कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती, और इसीलिए राहुल गांधी अब जब चाहें संसद में कोई भी मुद्दा सरकार के खिलाफ उठा सकते हैं, जब चाहे बोल सकते हैं और लोकसभा में जब चाहे वो अपना भाषण दे सकते हैं। आपको याद होगा
पिछली लोकसभा के दौरान उनका सबसे बड़ा आरोप क्या था कि मेरी आवाज को दबा दिया जाता है, मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता और मैं जब भी कोशिश करता हूं कि मैं बोलूं मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। यह उनका सबसे बड़ा आरोप था। तो देखिए, देश की जनता ने इस आरोप को सुना कि भाई राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा लोकसभा में, मेरी आवाज को दबा दिया जाता है। इसलिए इस बार भारत की जनता ने ऐसा फैसला सुनाया और राहुल गांधी को कहा कि अब आप जितना चाहे अगले 5 साल बोलिए, जब चाहे बोलिए, जिस मुद्दे पर चाहे बोलिए, जैसा चाहे वैसा, जो आपको ठीक लगता है आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर करिए। तो यह राहुल गांधी की बहुत बड़ी शिकायत इस देश की जनता ने इस बार दूर कर दी है। अब हमें यह देखना होगा कि 17वीं लोकसभा में राहुल गांधी कितनी बार बोले थे, उन्होंने कितने मुद्दे उठाए थे, और अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो अगले 5 साल में देश में लोकसभा में कितने भाषण देते हैं, कितने मुद्दे उठाते हैं, और अब उनका खुद का प्रदर्शन इस पद पर कैसा रहता है। छठा, नेता प्रतिपक्ष जब चाहे सरकार से किसी भी मुद्दे पर जवाब मांग सकता है और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में विपक्ष के सभी सांसदों का नेतृत्व करता है और इसीलिए उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे विपक्ष को एक साथ अपने साथ लेकर चले, एकजुट रखे। 7वां, लोकसभा में होने वाली बहस का नेतृत्व भी नेता प्रतिपक्ष ही करता है और नेता प्रतिपक्ष ये भी मांग कर सकता है कि लोकसभा में किन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट ये कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष को पहली पंक्ति में बैठाया जाता है और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार के तमाम बड़े कार्यक्रमों में उपस्थित रहें, ना कि उनका बहिष्कार करें। राहुल गांधी इससे पहले बहिष्कार की राजनीति करते आए हैं। वो कहीं भी जाते नहीं थे, सरकार के हर कार्यक्रम का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब उन्हें बराबरी की भागीदारी निभानी पड़ेगी। यानी जिस तरह पहले राहुल गांधी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में, 26 जनवरी के मौके पर गणतंत्र दिवस के समारोह में या फिर स्वतंत्रता दिवस के अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए, अब वो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते ऐसा नहीं कर पाएंगे और अब उन्हें गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर सुबह सुबह जल्दी उठकर वहां पर पहुंच जाना होगा और उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो सरकार की विवेचना करने के साथ साथ उसका सहयोग करते हुए भी नजर आए। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों कर लिया और क्या यह गिरफ्तारी इसलिए हुई ताकि ईडी के मामले में अगर केजरीवाल को जमानत मिल जाए तो उन्हें इसके बाद भी जेल में ही रखा जा सके। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने कल रद्द भी कर दिया, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इस सब के बीच आज सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, यानी यह उनकी दूसरी गिरफ्तारी है। इसके बाद अदालत से भी सीबीआई को केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड में भेज दिया गया। अब सीबीआई के सेक्शन के बाद केजरीवाल का जेल से बाहर आना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर उन्हें ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे भी दी तब भी सीबीआई के मामले में उन्हें शराब घोटाले के लिए अब जेल में ही रहना होगा और इस बात को केजरीवाल समझते हैं और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी उस याचिका को वापस ले लिया है जिसमें जमानत रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। और इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी से निकले तो सीबीआई के चक्कर में फंस गए।